जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं पाकिस्तान से आई एक रिपोर्ट के बारे में। पाकिस्तान की तरफ से आज एक वीडियो पब्लिश किया जाता है, जहाँ पर देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के कराची बंदरगाह में आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिला, जहाँ पर तुर्किश नेवल शिप जिसका नाम TCG बुयुकाडा है वो पहुँचती है और पाकिस्तान की तरफ से इनका स्वागत किया जाता है। हालांकि इसको लेकर अटकलें काफ़ी ज़्यादा लगाई गई, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, और ऐसे में तुर्किश नेवल वॉरशिप वहाँ पर क्या करने आई है, इसको लेकर डिफेंस के गलियारे पर चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई। एक तरफ जहाँ भारत के डिफेंस एनालिस्ट इसको एक कह सकते हैं गुडविल विजिट मान रहे थे, तो वही पाकिस्तानी नौसेना और पाकिस्तान के जो बॉट्स हैं उनके तरफ से इसको अलग ही रूप देने का प्रयास किया गया। पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल में इसको इस तरह से प्रदर्शित किया गया कि पाकिस्तान की विषम परिस्थिति में तुर्किश नेवल वॉरशिप उनकी मदद करने के लिए आई है। लेकिन बीते समय के साथ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। दरअसल ये एक गुडविल विजिट थी और रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि अब ये वॉरशिप मलेशिया के लिए आगे बढ़ चुकी है। हालांकि अभी भी इसके पाकिस्तान आने के उद्देश्य का स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन इसको अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, इस कंडीशन में तुर्किश वॉरशिप का पाकिस्तान आना ये किस तरफ से इंगित कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर आ रही है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि एक मीडियम रेंज का सैम सिस्टम है, इसने भारत में अपनी उपयोगिता को साबित किया है और भारतीय सेना इससे काफ़ी इंप्रेस भी हुई है, और भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इनको डिप्लॉय भी करके रखा है। लेकिन क्योंकि अब आपको पता है कि भारत को आर्मेनिया के रूप में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का एक एक्सपोर्ट कस्टमर मिल चुका है, तो इसको लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। आकाश मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी आर्मेनिया को नवंबर 2024 में शुरू कर दी गई थी, और पहली बैटरी जिसमें 4 लॉन्चर्स और एक राजेंद्र रेडार शामिल है, ये BEL के द्वारा सप्लाई किया जा चुका है। लेकिन अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट देखने को मिला है उसमें बताया जा रहा है कि आकाश की जो सेकेंड बैटरी है ये 2025 के सेकेंड क्वार्टर यानी Q2 में डिलीवर किए जाने की बात सामने आई है। आर्मेनिया ऐसे 15 आकाश सिस्टम्स को रिसीव करेगा अगले 4 से 5 वर्ष के समय अंतराल में। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इन्हें अपने कैटेगरी के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है, और हाल ही में इनके कुछ टेस्ट भी आयोजित करे गए थे, जहां पर इसने हाईएस्ट सक्सेस रेट के साथ जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको हिट किया था। आपको बता दें कि यह सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मीडियम रेंज में किसी भी प्रकार की एनिमी थ्रेट्स को काउंटर करने में सक्षम है, फिर चाहे वो ड्रोन्स हो, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो, या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, या फिर क्रूज मिसाइल्स हो, या फिर जो एयरक्राफ्ट हैं वही क्यों ना हो, ये इसकी रेंज में अगर आते हैं तो इनको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इस समय आर्मेनिया ही नहीं बल्कि कई देशों की नज़र भारत के आकाश सिस्टम पर टिकी हुई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट जापान को लेकर आ रही है। हाल ही में कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर मीडिया सोर्सेज की तरफ से इंगित किया गया था कि जापान ने भारत को फॉर्मली जो GCAP फाइटर प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत वो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहे हैं, उसके लिए आमंत्रित किया था। लेकिन बाद में ये रिपोर्ट सामने आई भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल्स की तरफ से कि उनको ऐसा कोई भी जो प्रपोजल है वो प्राप्त नहीं हुआ है। फिर ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन आज यूरेशियन टाइम्स की तरफ से एक नई रिपोर्ट सामने रखी गई है, जहां पर यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जापान ने अब ऑफिशियली भारत को जो 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है इसके लिए इन्वाइट किया है, और जापान ये चाहता है कि भारत उनका जो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम है, जिसको GCAP के नाम से जाना जाता है, जिसमें जापान के साथ UK और इटली भी शामिल है, भारत उसको ज्वाइन करे। हालांकि इसके पीछे के जो उद्देश्य हैं वो कुछ इस प्रकार से बताए जा रहे हैं कि जापान इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी गंभीर है, लेकिन उन्हें ये भी समझ में आ चुका है इस प्रोग्राम को अकेले लेकर चलना उनके जेब में काफ़ी भारी पड़ने वाला है। यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि जापान चाहता है कि भारत अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा तो प्रोग्राम की जो कॉस्ट है वो भी कट होगी, जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है वो एक्सपैंड होगा, और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी टाइज काफ़ी मजबूत होंगी। GCAP की बात करें तो ये कोई मामूली वेंचर नहीं है। इसको 2022 में लॉन्च किया गया था, और इसमें जापान की मित्सुबिशी, UK की BAE सिस्टम और इटली के जो लियोनार्डो हैं, इनका आपस में कोलैबोरेशन हो चुका है, और वो एक उन्नत 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को विकसित करने वाले हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स हैं उनके साथ तो इक्विप होगा ही होगा। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती है कि इसमें स्वार्म ड्रोन्स को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी हमें देखने को मिलने वाली है। और रिपोर्ट्स में क्लेम किया जाता है कि जापान की तरफ से फरवरी 2025 में भारत के सामने ये आइडिया पिच किया गया था,
लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स इसको लेकर नहीं आया है। भारत ने उनके इस प्रपोजल का जवाब अभी फ़िलहाल जापान को नहीं दिया है। जापान को उम्मीद है कि अगर भारत ये प्रोग्राम ज्वाइन करता है तो इसके बेनिफिट भारत को भी मिलेंगे और संभावित है कि भारत को इस प्रोग्राम का एक्सेस भी मिल जाए। और एक बड़ी अपडेट एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में जो एसपीवी मॉडल है इसके भविष्य को लेकर अक्सर डिस्कशन होते हैं, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन में हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जहां पर हमें एक उल्लेखनीय जो ग्रोथ है इस प्रोग्राम में वो देखने को मिली है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो 4 इंडियन वेंडर्स हैं जिन्होंने एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो एयर फ्रेम है उनके डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के लिए जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है इसको क्लियर कर लिया है। और अब ये चारों वेंडर जिसमें इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजीज और क्लाइंट जो लिमिटेड है, इनको क्लियर किया गया है। और अब ये वेंडर जो है ये अगले स्टेज में जाएंगे जहां पर बिडिंग प्रोसेस को इन्हें पार करना होगा। इसके अलावा कुछ और कंपनियां हैं जिनका नाम बेसिकली एजेस्टा कंपोजिट प्राइवेट लिमिटेड है, एमटार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, न्यूमेट्रिक्स डिफेंस लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, अपोलो माइक्रो सिस्टम, वेम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो है ये फिलहाल जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसको पूरा नहीं कर पाई हैं। इसके लिए इनको रिकमेंड अब नहीं किया गया है। इसके अलावा BEML को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। BEML को बाहर करने के पीछे का मकसद ये था कि यहाँ पर जो अभी पूरा का पूरा टेंडर था ये प्राइवेट प्लेयर्स तक सीमित था, लेकिन BEML क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है इसलिए ये क्वालिफाई नहीं कर पाई है और उसको रिकमेंड भी नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इसमें SPV मॉडल को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट है ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा। हालांकि वेम टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे एमका प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि उनको रिकमेंड नहीं किया गया है। आपको बताते चले कि एमका की टोटल 7 स्क्वाड्रन अभी प्लान की गई हैं, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की होंगी और बाकी की जो 5 स्क्वाड्रन है वो एमका मार्क 2 की होंगी, जो कि इंडिजिनस 120 किलोटन के इंजन के साथ हमें देखने को मिलने वाली हैं। और हम आशा करते हैं कि SPV मॉडल को बहुत जल्दी कंफर्म कर दिया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानी वायुसेना PL-15 का दम भर रही है और उन्होंने अपने JF-17 ब्लॉक 3 और जो J-10CE हैं उनमें इन मिसाइल्स के साथ फ्लेक्स करने की कोशिश करी। लेकिन कुछ लीक डॉक्यूमेंट हैं जो सामने आ रहे हैं जहां पर रिवील किया गया है कि पाकिस्तान के तरफ से जो बेसिकली PL-15 मिसाइल्स हैं इनको 240 की संख्या में एक्वायर किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चाइना का जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है उसमें ये भी क्लेम किया गया है कि ये जो 240 PL-15E बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पाकिस्तान को दी गई हैं ये लिमिटेड रेंज के साथ है, यानी कि इनकी जो रेंज है वो सिर्फ 145 किलोमीटर की है, जहां पर पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि वो जो PL-15 वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं उनकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा की है। और ये जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें बताया जा रहा है कि ये जो 240 मिसाइल्स हैं ये फिलहाल पाकिस्तान के J-10 और JF-17 थंडर्स में यूज़ की जाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।